नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो अध्याय है वो है आपके अध्याय 9 एंजाइम। देखिए क्या होता है एंजाइम। ऐसे प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं एंजाइम, जिनकी थोड़ी सी मात्रा भी क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। बहुत थोड़ी सी मात्रा में, कोई ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है एंजाइम्स की। थोड़ी सी मात्रा भी होगी तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी भी अभिक्रिया की दर को, गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो जो सर्वमान्य इसकी परिभाषा है उसके अनुसार एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम की परिभाषा क्या दी गई है जो सर्वमान्य है कि एंजाइम ऐसे प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसमें, जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स में, जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए एंजाइम ऐसे प्रोटीन प्रकृति के, इसका मतलब हमें क्या बात पता चल रही है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन, यानी एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ये खास बात होती है, एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं कार्बनिक पदार्थ। और ये जो जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनके, अब जैसे आपको पता है कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं, कोशिकाओं के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती रहती हैं। तो उन क्रियाओं में जो उत्प्रेरण का काम करते हैं, जो उन क्रियाओं को उनकी गति को जो बढ़ाने का और गति को कम करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। तो एंजाइम ऐसे प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी थोड़ी सी भी मात्रा अभिक्रिया को बढ़ा देगी या घटा देगी। ठीक है, अब देखो एक चीज हमने अभी बात की है कि एंजाइम्स, तो एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। तो सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये चीज महत्वपूर्ण है कि एंजाइम, सभी एंजाइम है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये आवश्यक है कि जो एंजाइम होगा वो प्रोटीन से बना होगा। लेकिन सारी की सारी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम के रूप में कार्य करे ये भी जरूरी नहीं है ना। एंजाइम तो बने तो होंगे प्रोटीन से, लेकिन जो भी एंजाइम्स हैं वो जो प्रोटीन से तो बने होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो अब सारी की सारी एंजाइम्स के रूप में कार्य करने लग जाए। क्योंकि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि एंजाइम्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन तो उसमें होगा ही होगा,
उसका जो पार्ट है, एक पार्ट तो प्रोटीन का होगा ही होगा एंजाइम्स का। तो इसके हिसाब से तो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एंजाइम से वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स क्या नहीं होते, एंजाइम से नहीं होते। अब यदि इसके इतिहास की बात देखें, इतिहास की बात करें तो विली कुहने, एक वैज्ञानिक है विली कुहने ने एंजाइम नाम दिया था। विली कुहने ने एंजाइम्स नाम दिया था कि भाई इसको एंजाइम्स कहते हैं। यदि इसकी खोज की बात करें तो एडवर्ड बुकनर, एक है एडवर्ड बुकनर ने क्या किया था, यीस्ट कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं में एंजाइम्स की खोज की थी। और जो सुमनर है, एक और वैज्ञानिक सुमनर व नार्थ्रोप, सुमनर और नार्थ्रोप, इन्होंने बताया कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये देखो, ये दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है कि विली कुहने ने क्या नाम दिया, एंजाइम नाम दिया सर्वप्रथम विली कुहने ने। एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं में क्या एंजाइम्स की खोज की थी। किसने, एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं के अंदर, यीस्ट जो किण्वन होता है उसके अंदर। और सुमनर व नार्थ्रोप ने यह बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के, यानी उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, प्रोटीन प्रकृति एंजाइम्स की होती है। तो इस प्रकार फिर से देख लीजिए कि एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम ऐसे प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, सभी एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अभी आगे भी आएगा कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं एंजाइम, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो प्रोटीन हैं वो भी एंजाइम्स के रूप में काम करें। सभी एंजाइम से वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स के रूप में कार्य नहीं करती। फिर यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो विली कुहने ने एंजाइम नाम दिया था, विली कुहने ने एंजाइम का नाम दिया था। और एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं के अंदर एंजाइम की सर्वप्रथम खोज की थी। सुमनर और नार्थ्रोप ने यह बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, उनकी प्रकृति प्रोटीन प्रकार की होती है। देखिए एंजाइम की संरचना, क्या एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है, आगे हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि सभी एंजाइम्स होते हैं, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन सभी प्रोटीन क्या नहीं होते, एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ एंजाइम
जैसे पेप्सिन, यूरिएज आदि केवल प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ एप्रोटीन भाग से भी बनते हैं। देखो अब ये चीज क्या है, अभी हम बात करते आ रहे हैं कि भाई एंजाइम से वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा एंजाइम से वो प्रोटीन का नहीं होता। पूरा का पूरा भाग है वो प्रोटीन से नहीं बना होता है। हालांकि अधिकांश जो उसका पार्ट है एंजाइम का, अधिकांश भाग है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये एक कोई एंजाइम है, तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये प्रोटीन प्रकृति का है, यानी प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा, एप्रोटीन प्रकृति का होगा, यानी ये वाला जो भाग है वो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, वो प्रोटीन से नहीं बना, इसलिए इसका नाम क्या है, एप्रोटीन भाग है। ज्यादा हिस्सा किसका है, प्रोटीन का है, कम हिस्सा किसका है, एप्रोटीन वाले भाग का है। तो ये दोनों हिस्से मिलकर फिर एंजाइम बनाते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं, पेप्सिन और यूरिएज, जो केवल और केवल किससे बने हुए होते हैं, पूरे के पूरे प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें जो एप्रोटीन वाला जो भाग है वो होता ही नहीं है, पूरा का पूरा जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात आती है कि अधिकांश जो एंजाइम्स होते हैं उनमें प्रोटीन के साथ साथ एप्रोटीन वाला भाग भी होता है, यानी प्रोटीन से तो बनता ही बनता है, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बनेंगे। लेकिन कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट वो किससे बनता है, एप्रोटीन भाग से भी बनता है। ठीक है, ये भी जरूरी है। तो सभी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कुछ एप्रोटीन वाला भाग भी होता है। तो जो इस प्रकार का जो एंजाइम्स बने, इस प्रकार का जो एंजाइम्स होता है जिसमें कुछ हिस्सा प्रोटीन का होता है और कुछ हिस्सा एप्रोटीन का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम कहते हैं। किसे कह रहे हैं होलो एंजाइम, जिस एंजाइम्स के अंदर होलो एंजाइम किसे कह रहे हैं कि जिस एंजाइम के अंदर प्रोटीन वाला भाग भी हो और एप्रोटीन वाला भाग भी हो। ठीक है, तो जो प्रोटीन वाला भाग होता है, जिस एंजाइम का वह भाग, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा, ये एक प्रोटीन समझ लीजिए, ये प्रोटीन वाला भाग है और ये ए प्रोटीन वाला भाग है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपके होलो एंजाइम। होलो एंजाइम पूरा का पूरा पार्ट है वो है होलो एंजाइम। ठीक, लेकिन जो प्रोटीन वाला इसका जो हिस्सा रहेगा उसे हम कहेंगे एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। ठीक है, और जो एप्रोटीन वाला जो भाग है उसे हम कोफैक्टर, उसे हम कोफैक्टर या सहकारक, उसे हम कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो भाग है, यानी होलो एंजाइम के अंदर क्या है, होलो एंजाइम के अंदर उसका प्रोटीन वाला भाग भी है और एप्रोटीन वाला भाग भी है। तो जब ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन भी हो
है ना, जिसमें प्रोटीन तो हो ही होगा, साथ ही साथ कुछ हिस्सा किसका हो, ए प्रोटीन वाला भी हो। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से या इस पूरे के पूरे एंजाइम्स को अब क्या कहेंगे, हम होलो एंजाइम कहेंगे। आगे समझ में। अब देखिए इस होलो एंजाइम में भी क्या है कि जो प्रोटीन वाला हिस्सा है, जितना हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, उस हिस्से को तो हम क्या कह देते हैं, एपो एंजाइम। और जो हिस्सा ए प्रोटीन वाले भाग से बना है, ए प्रोटीन वाले भाग से बना है, उसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर या सहकारक या सहकारक कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें तो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम वो किससे बनेगा, एपो एंजाइम प्लस सहकारक यानी कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम क्या हो गया, प्रोटीन वाला एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग। सहकारक क्या हो गया, ए प्रोटीन वाला भाग। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक एंजाइम का बताया गया। तो ये वाला हिस्सा क्या है, एपो एंजाइम, और ये वाला हिस्सा क्या है, सहकारक। आप इसको सहकारक कह सकते हो, सहकारक। अब सहकारक के भी आगे कुछ अलग अलग भाग होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये आपको इस प्रकार ये क्या होती है, एंजाइम की संरचना होती है। ठीक है, फिर से देखो, एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। कुछ एंजाइम्स है वो जैसे पेप्सिन और यूरिएज, वो केवल और केवल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, प्रोटीन के अलावा उनमें एप्रोटीन वाला भाग नहीं होता। लेकिन अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ एप्रोटीन भाग से भी बनते हैं, प्रोटीन के साथ साथ एप्रोटीन भाग से भी बनते हैं। इस प्रकार के एंजाइम्स को जिसमें प्रोटीन और एप्रोटीन दोनों भाग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। फिर होलो एंजाइम में जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और जो प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम और एप्रोटीन वाले भाग को हम कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। तो एपो एंजाइम और सहकारक, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन वाला भाग होता है, और सहकारक या जिसे हम कोफैक्टर भी कहते हैं, वो क्या होता है, ए प्रोटीन वाला भाग होता है। आगे देखिए, सहकारक, सहकारक को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सहकारक यानी कोफैक्टर, ये वाला है ना, जो एप्रोटीन वाला भाग होता है एंजाइम का, वो क्या कहलाता है, सहकारक या कोफैक्टर कहलाता है। तो जो सहकारक है उसके 3 भाग होते हैं, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है आपके प्रोस्थेटिक समूह। कौन सा, प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। देखो क्या होता है प्रोस्थेटिक समूह में, देखिए क्या प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है कि जब ये क्या है आपके पूरा का, ये एक होलो एंजाइम हो गया, ये एक होलो एंजाइम है आपके। तो प्रोस्थेटिक समूह में क्या होता है कि जब एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग है ना,
या आप ऐसे कह सकते हो जो एप्रोटीन भाग है, जो सहकारक है, एप्रोटीन भाग है, वो प्रोटीन भाग से कैसा है, बहुत ही मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ यदि बंधा हुआ होता है, जॉइंट रहता है, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। यानी ये जो सहकारक है ये एपो एंजाइम से किस प्रकार बंधित होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक, है ना। तो जब एंजाइम का एप्रोटीन भाग किससे, प्रोटीन भाग से, या जिसको आप एपो एंजाइम भी कह सकते हो, एप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से दृढ़तापूर्वक बंधित रहता है या जुड़ा रहता है। कब, जब ये जो एप्रोटीन वाला भाग है यानी सहकारक है वो किसके साथ में, इस एपो एंजाइम या प्रोटीन वाले भाग से, या आप कह सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा है कि भाई ये वाला प्रोटीन भाग है, ये एप्रोटीन भाग है, तो ये एप्रोटीन भाग इस प्रोटीन भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इनके बीच के अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है या इनके अंदर जो जुड़ाव है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही टाइट होना चाहिए, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक। एप्रोटीन भाग है वो प्रोटीन भाग से यदि जुड़ा हुआ होता है दृढ़ता पूर्वक, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। एक चीज और देखो कि भाई ये एप्रोटीन वाला जो भाग है वो करता क्या है, इसका काम क्या है, तो ये भी साथ साथ देखते चलो कि एप्रोटीन भाग एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। किसके लिए, क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना, जो एप्रोटीन भाग है वो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोस्थेटिक समूह जो कि कोफैक्टर का एक पार्ट है, भाग है, तो प्रोस्थेटिक समूह में क्या होगा, जब एंजाइम का एप्रोटीन भाग प्रोटीन वाले भाग से यानी एपो एंजाइम से बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ यदि बंधा हुआ होता है, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। इसका उदाहरण है आपके साइटोक्रोम और एक आता है आपका फ्लेवोप्रोटीन। ये आपके प्रोस्थेटिक समूह के उदाहरण हैं। दूसरा आता है आपका कोएंजाइम या सह एंजाइम भी आप इसे कह सकते हो। सह एंजाइम, इसको कोएंजाइम भी कहते हैं। को का मतलब होता है सह। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब प्रोटीन भाग किससे, एपो एंजाइम से, एपो एंजाइम से ढीले बंधे रहते हैं, तो उसे ढीले बंधे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सह एंजाइम कहते हैं या कोएंजाइम। सह एंजाइम या कोएंजाइम कहते हैं। कब, जब एप्रोटीन वाला भाग, अब देखो प्रोस्थेटिक समूह में क्या हो रहा था, प्रोस्थेटिक समूह में तो ये दोनों के बीच में जो बंधन है वो बड़ा मजबूत बंधन है, टूट नहीं रहा, ठीक है। अब जो सह एंजाइम है, कोएंजाइम में क्या है कि ये वाला एप्रोटीन भाग है वो प्रोटीन भाग से बड़े ही ढीले रूप से बंधा हुआ है, बड़े ही ढीले रूप से बंधा रहता है, तो उस समूह को हम सह एंजाइम या कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है,
इसका उदाहरण है NAD, FAD, NADP आदि। ये आपके ये एंजाइम है वो को एंजाइम की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो दो हमने पढ़ लिए, प्रोस्थेटिक समूह और से एंजाइम। प्रोस्थेटिक समूह में एप्रोटीन भाग है, प्रोटीन भाग से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, और को एंजाइम के अंदर या से एंजाइम के अंदर एप्रोटीन भाग है, प्रोटीन भाग के साथ बहुत ही ढीले रूप से बंधा रहता है। तीसरा आता है सक्रियक यानी एक्टिवेटर। सक्रियक यानी एक्टिवेटर। दो हमने पढ़ लिए, तीन भागों में विभक्त किया गया है। दो हमने पढ़ लिए, प्रोस्थेटिक और से एंजाइम। अब तीसरा आता है आपके एक्टिवेटर या सक्रियक। ये क्या होता है? देखो, जब एप्रोटीन भाग के रूप में, जब एप्रोटीन भाग के रूप में कोई धातु आयन होती है तो उसे क्या कहेंगे? सक्रियक कहेंगे, एक्टिवेटर। उदाहरण है इसका मैग्नीशियम, है ना, कि इस एप्रोटीन वाले भाग में, जो एप्रोटीन वाला भाग है उसके रूप में क्या होना चाहिए? कोई धातु आयन, कोई धातु आयन यदि मौजूद है एप्रोटीन भाग के रूप में। यहां पर तो प्रोटीन वाला भाग होगा, लेकिन एप्रोटीन वाले भाग के साथ, एप्रोटीन वाला भाग है उसके रूप में क्या होना चाहिए? धातु आयन, जैसे मैग्नीशियम वगैरह है, मैग्नीशियम आयन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटर या सक्रियक कहेंगे। तो देख लो, से कारक को तीन भागों में बांटा गया है, प्रोस्थेटिक समूह, कोएंजाइम और सक्रियक। प्रोस्थेटिक में क्या हो रहा है? फिर से देखो, प्रोस्थेटिक में जो एप्रोटीन भाग है वो प्रोटीन वाले भाग से बहुत ही मजबूती के साथ में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ रहता है। फ्लेवोप्रोटीन और साइटोक्रोम इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में दूसरा क्या आता है आपका? सह एंजाइम या कोएंजाइम। इसके अंदर क्या होता है? एप्रोटीन जो भाग है वो एपो एंजाइम से या प्रोटीन वाले भाग से बहुत ही ढीले रूप से क्या होता है? बंधा हुआ रहता है। FAD, NAD, NADP इसके उदाहरण हैं। फिर तीसरा आता है आपका सक्रियक या एक्टिवेटर, कि जब एप्रोटीन भाग के रूप में कोई धातु आयन रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सक्रियक या एक्टिवेटर कहते हैं। अब आगे देखते हैं एंजाइम्स के गुण, कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स के गुण हैं। तो अभी हमने इतना पढ़ा है तो कुछ गुण तो हमें पता चल ही गए हैं, जैसे कि प्रोटीन प्रकृति, ये हम पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोटीन प्रकृति के भाई एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो सभी एंजाइम किसके होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ इनमें क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, धातु आयन, जो अभी हमने कोएंजाइम या से एंजाइम में देखा था कि जब ए प्रोटीन वाले भाग के साथ में क्या जुड़ी हुई हो? कोई धातु आयन। ठीक है, धातु आयन आदि भी होते हैं। मतलब प्रोटीन तो होते ही होते हैं और इनके साथ साथ में कार्बनिक, अकार्बनिक और धातु आयन भी एंजाइम्स में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो मेन चीज क्या है कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, यानी इनकी जो प्रकृति होती है एंजाइम्स की वो किस प्रकार की होती है? प्रोटीन प्रकृति की होती है। दूसरा इसका गुण है कोलाइडी प्रकृति। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। कोलाइडी प्रकृति के होते हैं।
तो कोलाइडल प्रकृति से होने से होता क्या है कि इस कारण एंजाइम्स का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। अब देखो कोलाइडल प्रकृति होने से क्या हो रहा है कि इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी एंजाइम का जितना ज्यादा होगा उसकी अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, उनका अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर है वह भी क्या हो जाएगी, अधिक होगी। कारण क्या है कि जो कोलाइडल प्रकृति है, कोलाइडल प्रकृति के कारण जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वो अभिक्रिया की वेग को हरदम क्या करेंगे, अधिक रखेंगे। तीसरा बिंदु है आपके विशिष्टता। विशिष्टता देखो, विशिष्टता यानी स्पेसिफिक। एंजाइम की ये खासियत होती है, एंजाइम्स की ये खासियत होती है कि एंजाइम है वो केवल एक अभिक्रिया की दर को ही बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी वो एक अभिक्रिया को ही प्रभावित करेंगे। ऐसे नहीं कि एक एंजाइम है वो एक साथ बहुत सी अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित कर सकता है या बहुत सी अभिक्रियाओं को वो संचालित कर सकता है, नहीं। हर अभिक्रिया, एंजाइम्स क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। एंजाइम विशिष्टता का मतलब सभी एंजाइम है वो एक निश्चित या पर्टिकुलर इंडिविजुअल अभिक्रिया को ही क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। यानी एक अभिक्रिया पर एक ही एंजाइम काम करेगा। ऐसे नहीं कि एक अभिक्रिया पर मान लीजिए यहां पर कोई तीन अभिक्रिया हो रही है और एंजाइम एक ही है, वैसे मान लो NAD है ना, सॉरी कोई सा भी एंजाइम ले लो मान लो आप, तो वो एंजाइम इस पर भी काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इस अभिक्रिया के लिए एंजाइम अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। हाँ, कुछ ही एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक से दो या एक या दो अभिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये होती है विशिष्टता। सभी एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। सभी एंजाइम विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक अभिक्रिया को एक ही एंजाइम उत्प्रेरित कर सकता है, एक साथ दो एंजाइम उत्प्रेरित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है। एक एंजाइम है वो ये वाला एक एंजाइम है तो इस एक अभिक्रिया को ही क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा। इसके लिए एंजाइम दूसरा होगा और तीसरी वाली अभिक्रिया के लिए एंजाइम क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक है, तो ये होती है स्पेसिफिक कि हर एंजाइम है वो क्या होता है, एक खास एंजाइम होता है और एक खास अभिक्रिया पर ही क्या करेगा, वो अभिक्रिया करेगा, उसको उत्प्रेरित कर सकता है। हाँ, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं। तो विशिष्टता में क्या हो रहा है कि हर एक एंजाइम है वो एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं विशिष्टता। विशिष्टता है वो चार प्रकार की होती है। बंध विशिष्टता, एक होता है एक समूह विशिष्टता, एक होती है त्रिविम विशिष्टता, बंध विशिष्टता, समूह विशिष्टता, और एक होती है त्रिविम विशिष्टता। और चौथी होती है आपके निरपेक्ष विशिष्टता, है ना। बंध, समूह, निरपेक्ष और त्रिविम, इस प्रकार चार प्रकार की विशिष्टता पाई जाती है।
विशिष्टता, बंध विशिष्टता, समूह विशिष्टता, निरपेक्ष विशिष्टता और क्या बच गई आपके, बंध हो गया, समूह हो गया, निरपेक्ष, त्रिविम विशिष्टता। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की विशिष्टता होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल फिर इसके आगे हम और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।